सभी बच्चों को मेरा आशीर्वाद। अब तक आपने ऐसे को सांद्रण की विधियाँ पढ़ी, उसमें एक विधि रह गई थी, तो चौथी विधि थी निक्षालन या रसायन नंबर 4 विधि, रासायनिक विधि। इसको निक्षालन विधि बोल देते हैं, निक्षालन विधि। इस विधि में उन ऐसकों को सिद्ध करते हैं, सांदित करते हैं कि जो किसी रासायनिक अभिकर्मक के साथ क्रिया कर लेते हैं और अधात्री या मैट्रिक्स क्रिया नहीं करती है। जैसे अब चारों विधि आ गई है, आप ही मैं रिपीट करता हूँ, नोट करना साथ साथ में। घनत्व में अंतर हो तो गुरुत्वीय पृथक्करण, चुंबकीय गुण हो तो चुंबकीय पृथक्करण, सल्फाइड ऐसक हो तो जाल पलवन, और निक्षालन या रासायनिक विधि में नोट कर लीजिए उन ऐसकों के सांद्रण में प्रयुक्त होती है जो किसी रासायनिक अभिकर्मक से क्रिया कर लेते हैं और जल में घुल जाते हैं, जबकि गैंग या मैट्रिक्स जल में या क्रिया नहीं करती और न ही जल में विलय होती है। इस प्रकार हमें ऐसक और गालक का मिश्रण प्राप्त होता है, जिसमें ऐसक अभिकर्मक में घुला होता है, गैंग या मैट्रिक्स है वो अविलय होती है, आसानी से नीचे बैठ जाती है और विलयन को अलग करके उस ऐसक का सांद्रण कर लेते हैं। तो नोट क्या बात ध्यान देना है कि वे ऐसक जो किसी उपयुक्त अभिकर्मक से क्रिया कर लेते हैं उनके सांद्रण में रासायनिक विधि या निक्षालन विधि का उपयोग किया जाता है। इसमें 3 धातुओं के ऐसकों का सांद्रण करते हैं। कौन कौन सी आ जाता है? एल्यूमिनियम, सिल्वर और Au गोल्ड। इन 3 धातुओं के ऐसक से अगर का सांद्रण करना है तो कौन सी विधि है? रासायनिक। और ऐसे का नाम याद रखना, एल्यूमिनियम होता है बॉक्साइट। बॉक्साइट कल आपने लिखा था, बॉक्साइट Al2O3 2H2O। सिल्वर के लिए सिल्वर ग्लांस, ग्लांस Ag2S, और गोल्ड के लिए लेते हैं क्लोराइड। गोल्ड बोलते हैं क्लोराइड, ओरिक क्लोराइड। क्या बोलते हैं? ओरिक क्लोराइड। ओरिक क्लोराइड यानी कि AuCl। यद्यपि सोना शुद्ध अवस्था में पाया जाता है, फिर भी क्या है, कुछ भूपल्टी में सोने के क्लोराइड पाए जाते हैं जिन्हें ओरिक क्लोराइड बोलते हैं। उनका सांद्रण भी रासायनिक विधि के द्वारा करते हैं। तो याद रखना, अगर पूछ ले कि निक्षालन विधि में किस प्रकार के या किस धातु के ऐसकों का सांद्रण करता है, याद कर लेना, एल्यूमिनियम, सिल्वर और सोना। अब एल्यूमिनियम का सांद्रण करते हैं ऐसक क्या है? बॉक्साइट। सिल्वर के लिए सिल्वर ग्लांस और सोने के लिए गोल्ड के लिए गोल्ड क्लोराइड, जिसे बोलते हैं ओरिक क्लोराइड। ओरिक क्लोराइड AuCl। तो ये तीनों के एक एक ऐसक हो गए। अब इनको पृथक करने की विधि भी आपको बतानी है, लिखनी है, नोट कर लीजिए। ये था पहला पॉइंट। अब इसमें पहला हम लेंगे बॉक्साइट का शोधन। बॉक्साइट का सांद्रण, क्योंकि टॉपिक बार क्या चल रहा है? सांद्रण चल रहा है।
अब पूछ ले कि बॉक्साइट क्या है, एल्यूमिनियम का हिस्सक है। एल किससे प्राप्त करते हैं, बॉक्साइट से प्राप्त करते हैं। सूत्र क्या है बॉक्साइट का, आपको बता दिया। अब क्या है कि जो बॉक्साइट ऐसे जो भूपट्टी से प्राप्त करते हैं उसमें अशुद्धियाँ क्या होती है, इसमें टिन ऑक्साइड, सिलिका कोमा आयरन ऑक्साइड और टाइटेनियम ऑक्साइड, यानी लगभग 90% ये दोनों होती है, 10% हो सकते हैं। मुख्य अशुद्धि क्या होती है, सिलिका और आयरन ऑक्साइड। अब पूछ लेते हैं 2017 में आया था कि बॉक्साइट में विद्यमान अपद्रव्यों और अशुद्धियों के नाम और सूत्र दीजिए। 1 नंबर का आया था, 2 लिखनी थी, एक तो सिलिका और नंबर 2 आयरन ऑक्साइड यानी कि फेरिक ऑक्साइड। सूत्र दोनों के ये हो गए। तो एक बात क्या याद रखेंगे, पहले बॉक्साइट का सूत्र याद रखेंगे, बॉक्साइट में विद्यमान अपद्रव्य याद रखेंगे, सूत्र भी याद रखेंगे। अब इसमें कि किस प्रकार इसका सांद्रण करते हैं, तो बारीक पिसे हुए अयस्क में क्या, इसमें 3 विधियां बॉक्साइट के सांद्रण की, यानी इसमें क्या इससे प्राप्त होता है, एल्यूमिना। बॉक्साइट से क्या प्राप्त होता है, एल्यूमिना, यानी बॉक्साइट से एल्यूमिना प्राप्त करने में 3 विधियां दी हुई है। कौन कौन सी, पहली विधि है बेयर विधि, बेयर विधि, दूसरी है ऑल विधि, ऑल वैज्ञानिक अर्थ में वो नहीं जो रूम हो, ऑल विधि, तीसरी है सर्पेक विधि, सर्पेक विधि। तो परीक्षा में इनमें इसी विधि की विशेष बात पूछ डाला, किसमें समीकरण आपको याद नहीं करनी है, इसमें 2 बात, क्योंकि इसमें एक लाइन में जवाब वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। हाँ ये याद, तीनों विधियाँ है क्या, वैसे तीनों ये वैज्ञानिकों के नाम पर रख दिया गया, बेयर, हॉल और सर्पेक। बेयर विधि का उपयोग कब कर, जब क्या है कि बॉक्साइट में दोनों अशुद्धियाँ SiO2 और Fe2O3 दोनों लगभग समान मात्रा में हो। जब बॉक्साइट में सिलिका और फेरिक ऑक्साइड दोनों अशुद्धि लगभग समान मात्रा में हो, तब बेयर विधि का उपयोग करते हैं। इससे में बॉक्साइट को सांद्रण के लिए क्या मिलाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या मिलाते हैं, तो पूछ लेते हैं कि नंबर 1 बेयर विधि में किस बॉक्साइट का उपयोग करते हैं, जिसमें दोनों अशुद्धियाँ समान मात्रा में हो। कैसे करते हैं, मैंने ये बताया था कि ये रासायनिक प्रक्रिया के आधार पर है। समझिए कैसे, कि बारीक पिसे हुए अयस्क को किसी पात्र में लेकर सोडियम हाइड्रोक्साइड का गर्म विलयन मिलाकर उसको खूब हिलाते हैं, तो बॉक्साइट है वो NaOH के साथ क्रिया कर लेता है। हमने बताया था कि इसमें केवल S की अभिकर्मक से क्रिया करता है, अशुद्धि क्रिया नहीं करती है। तो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ गर्म करते हैं तो बॉक्साइट सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करके सोडियम मेटा एल्यूमिनेट एक यौगिक बनाता है। यानी कि बॉक्साइट से ये क्रिया, यानी ये होता है Al2O3 2H2O, हमने क्या मिला दिया इसमें NaOH, इसमें क्या बन जाएगा सोडियम मेटा एल्यूमिनेट NaAlO2+3H2O, ये क्या बन गया, एक समकुल यौगिक बन जाता है और ये जल में घुल जाता है। और जो अशुद्धि है वो जल में घुलती नहीं है। अब क्या करते हैं, छान लेते हैं तो छंदित क्या मिलेगा, सोडियम मेटा
एल्यूमिनेट, और वो अशुद्धियाँ वो ऊपर ही रह जाती है। अब इसको जल के साथ गर्म करते हैं तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप बनता है, जिसको गर्म करते हैं तो शुद्ध एल्यूमिना प्राप्त हो जाता है। ये विधि थी बेर विधि। नंबर 2 आता है हॉल विधि। हॉल विधि का उपयोग ऐसी स्थिति में करते हैं या उन ऐस को करते हैं जब इसमें बॉक्साइट में क्या हो, Fe2O3 की मात्रा अगर ज़्यादा है, तभी कौन सी विधि काम में लेते हैं, हॉल विधि। अब पूछते हैं हॉल विधि का उपयोग कब करते हैं? उत्तर लिखेंगे जब बॉक्साइट में फेरिक ऑक्साइड की मात्रा अशुद्धि सिलिका की अपेक्षा ज़्यादा हो। और किस रासायनिक अभिकर्मक के द्वारा करते हैं? सोडियम कार्बोनेट के द्वारा। यहाँ क्या मिलाते हैं? सोडियम कार्बोनेट। विधि बारीक पीसे हुए एसिड में Na2CO3 का विलयन मिलाकर गर्म करते हैं तो बॉक्साइट और सोडियम कार्बोनेट क्रिया करके सोडियम मेटा एल्यूमिनेट संकुल यौगिक बन जाता है। यह यौगिक जल में घुल जाता है और अशुद्ध जल में घुलती नहीं है। इसको छान लेते हैं, छन्नित क्या मिल जाएगा हमें? सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, और अशुद्धियाँ ऊपर रह जाती। इस प्रकार इन अशुद्धियों को हटा देते हैं। तो इसमें 2 बातें याद रखेंगे। जब बॉक्साइट में Fe2O3 की अधिकता हो, कैसे दूर करते हैं? Na2CO3 के द्वारा। सिमिलर थर्ड विधि है सरपेट। इसमें जब SiO2 की मात्रा ज़्यादा हो, जब एशक में सिलिका की मात्रा अधिक हो, तो विधि कौन सी लेते हैं? सरपेट। और इसमें क्या करते हैं? कार्बन और नाइट्रोजन गैस का उपयोग करते हैं, कार्बन और N2 का उपयोग करते हैं। तो ये तो है बॉक्साइट के सांद्रण में। और इन तीनों विधियों बॉक्साइट से क्या प्राप्त होता है? एल्यूमिना, Al2, इसका बोलते हैं एल्यूमिना। पूछ लेते हैं कि बॉक्साइट के सांद्रण से प्राप्त क्या होता है? एल्यूमिना। और इस एल्यूमिना को आगे हम जब धातु शोधन करेंगे तब यहाँ आपको इसका उपयोग होगा, तब याद रखना। तो दूसरा है नंबर 2 में लेंगे सिल्वर ग्लास और Ag2S और AuCl का सांद्रण, यानी इनका भी सांद्रण रासायनिक विधि के द्वारा ही करते हैं। इनके सांद्रण के लिए, यानी सिल्वर ग्लास और ओरिक क्लोराइड के सांद्रण के लिए सोडियम साइनाइड का उपयोग करते हैं। Ag2S प्लस NaCN प्लस O2, इससे क्या बन जाएगा? NaAgCN का ये संकुल यौगिक बन जाता प्लस Na2SO4। इसी प्रकार अगर ओरिक क्लोराइड वो भी AuCl प्लस NaCN कर दो, यहाँ भी प्लस 2O2 चेंज NaAuCN प्लस Na2SO4। यानी अगर हम सिल्वर ग्लास और ओरिक क्लोराइड लेंगे, इसमें सोडियम साइनाइड और साथ वायु प्रवाहित करेंगे तो सोडियम आर्जेंटो साइनाइड प्राप्त होता है और ओरिक क्लोराइड में सोडियम ओरिक साइनो प्राप्त होता है। ये दोनों जल में घुल जाते हैं और जो अशुद्धि है वो क्या जल में घुलती नहीं है। इनको अलग करके जिंक के साथ गर्म करने से चांदी और सोना दोनों प्राप्त हो जाते हैं। कैसे? Na प्लस Zn, Na2ZnCN का होल 4 प्लस 2Ag,
इसी प्रकार गोल्ड के लिए 2NaAuCN का ट्वाइस Zn, ये गर्म का निशान, Na2Zn प्लस 2Au। ये इसकी इक्वेशन क्यों दी है कि आगे इसका संकुल यौगिक में इनकी समीकरण है, इसलिए यही मैं लिख देता हूँ। अब क्या ध्यान देना, वैसे क्या ध्यान दोगे, फिर सुनो ध्यान से कि सिल्वर का सांद्रण किससे करते हैं? सिल्वर ग्लास से, यानी सिल्वर ग्लास एस का सांद्रण और ओरिक्लोराइड का सांद्रण। तो पूछ लेते हैं कि सिल्वर सल्फाइड का सांद्रण कैसे करते हैं? दोनों विधि एक जैसी है, अंतर क्या Ag और Au का अंतर है। इस विधि में क्या करते हैं? बारीक पिसे हुए अयस्क में सोडियम साइनाइड का विलयन और वायु प्रवाहित करते हैं। तो पहले सोडियम आर्जेंटोसाइनाइड यौगिक प्राप्त होता है जो जल में घुल जाता है और अशुद्धियाँ अविलेय रहती है। इसी प्रकार ओरिक्लोराइड भी सोडियम साइनाइड और वायु के साथ गर्म किया जाता है। इसमें सोडियम ओरिक साइनाइड यौगिक प्राप्त होता है जो जल में घुल जाता है और अशुद्धियाँ नहीं घुलती है। अब इन दोनों को अलग करके, क्यों जल में घुल जाता है, इसको अलग करके सोडियम आर्जेंटोसाइनाइड और सोडियम ओरिक साइनाइड, इन दोनों को अलग अलग जिंक धातु के साथ गर्म करते हैं तो सोडियम जिंकेट प्राप्त होता है जो तो घुल जाता है और चांदी क्या है? अवक्षेपित हो जाती है। इसे क्या कहते हैं? सीमेंटेशन आ जाता है। सीमेंटेशन यानी कि सिल्वर ग्लास से चांदी प्राप्त करने का नाम क्या दिया गया है? सीमेंटेशन। ये अब आ जाता है कि सिल्वर ग्लास से सिल्वर प्राप्त करने की अभिक्रिया, तो ये दो क्रिया किसकी हो जाएगी? सिल्वर के लिए, और दो आ जाएगी कॉपर के लिए। तो ये थी भी रासायनिक विधि। ये 4 विधियाँ हैं, बोर्ड में 1 नंबर का पिछली बार आ चुका है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? धातु निष्कर्षण। अब आपको ध्यान होगा कि धातु कर्म में मैंने आपको 4 चरण बताए थे। अयस्क का पीसना आपको बता दिया गया, अयस्क का सांद्रण जिसकी 4 विधि आपने अभी पूरी कर ली है। अब आता है हमारे पास सांद्रित अयस्क है, इससे हमें धातु प्राप्त करनी है, तो इसका नाम दिया गया धातु निष्कर्षण। थर्ड पॉइंट है धातु निष्कर्षण। सांद्रित अयस्क से धातु प्राप्त करने का प्रक्रम क्या कहलाता है? धातु निष्कर्षण। नोट कर लीजिए, सांद्रित अयस्क से धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया, धातु प्राप्त करना, सांद्रित अयस्क धातु प्राप्त करना धातु निष्कर्षण कहलाता है। अब इसमें 4 विधियां दी हुई है। जैसे सांद्रण की 4 विधियां थी, वो अलग अलग अयस्क के लिए अलग अलग विधि थी। इसी प्रकार यहाँ भी, क्योंकि सांद्रित अयस्कों की अलग अलग प्रकृति होती है, वो अलग अलग अभिकारकों से क्रिया करते हैं, तो इसके आधार पर भी इसके भी 4 प्रकार है। कौन कौन सी? पहली विधि है कार्बन अपचन। कार्बन अपचन विधि। दूसरी है एल्यूमिनोतापी, एल्यूमिनोतापी विधि। तीसरी है सोता अपचन। और चौथी है विद्युत अपघटन।
विद्युत अपघटन, 4 विधियां। और 5वीं भी लिख सकते हैं धातु विस्थापन। अपने पाठ्यक्रम में 4 ही है, इसलिए मैंने यहाँ 4 ही दिखाई थी मैंने आपको। धातु विस्थापन भी होता है, लेकिन ये 4 विधियां तो आपके, क्योंकि ये उसमें रासायनिक विधियों काम आ जाएगी, तो ये मुख्य 4 विधियां हैं। और वैसे IIT के वगैरह ध्यान हो तो उसमें 5 विधियां हैं। हमारे पाठ्यक्रम में 4 का वर्णन करेंगे। पहली है कार्बन अपचन विधि, यानी कि इस विधि में जो सांद्रित अयस्क है उसको हम कार्बन के, पहले तो ऑक्साइड में परिवर्तित करेंगे और ऑक्साइड को कार्बन के द्वारा धातु में परिवर्तित करते हैं। आ जाता है सिद्धांत, नोट कर लें क्या कि नंबर 1, यह विधि 2 चरणों में पूरी होती है। पहला चरण क्या है कि सांद्रित अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तन होता है, और दूसरा ऑक्साइड का कार्बन द्वारा धातु में अपचन या परिवर्तन। तो पूछ लेते हैं कि कार्बन अपचन विधि किस सिद्धांत पर आधारित है। इस विधि में 2 चरण है। नंबर 1, सांद्रित, नोट कर लो चलो, सांद्रित अयस्क का ऑक्साइड में परिवर्तन। पहला है, तो यहाँ सीधा से लिखे तो गलत होगा, यहाँ क्या लेंगे अब, सांद्रित, यानी अयस्क में हमने गैंग वगैरह हटा दी है। अगर सीधा लिखा है अयस्क तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ऐसा मतलब अयस्क में वो अधात्री मिली हुई, सीधा रखना सांद्रित अयस्क। पहला अयस्क का ऑक्साइड में परिवर्तन, धातु ऑक्साइड में का धातु ऑक्साइड में परिवर्तन, धातु ऑक्साइड, क्योंकि अब अपने पास क्या है, वो धातु या तो सल्फाइड है या कार्बोनेट है या जल योजन है, जो भी है। पहला इसमें पार्ट क्या होगा कि सांद्रित अयस्क का धातु ऑक्साइड में परिवर्तन, और दूसरा है धातु ऑक्साइड का धातु में परिवर्तन। ऑक्साइड का धातु में परिवर्तन। तो ये 2 इसके पॉइंट याद रखना। पूछ लेते हैं कि कार्बन अपचन विधि किस सिद्धांत पर आधारित है, तो आप लिख देंगे नंबर 1, सांद्रित अयस्क का धातु ऑक्साइड में परिवर्तन, और नंबर 2, धातु ऑक्साइड का धातु में परिवर्तन। इसके लिए या 3, ये जो विधि है 3 चरणों में पूरी होती है। पहली है निस्तापन, दूसरी है भर्जन, यानी ये जो पहला सांद्रित अयस्क का जो ऑक्साइड में परिवर्तन है, ये 2 प्रकार से होता है। एक तो होता है निस्तापन, एक होता है भर्जन। और इस बार 2020 में ये अंतर भी आ गया, और मैं पहले बच्चों को बता दिया था ये आना चाहिए। तो सांद्रित अयस्क का धातु ऑक्साइड में जो परिवर्तन है वो 2 विधियों में होता है। एक तो होता है निस्तापन, एक होता है भर्जन। और अब ये क्या होता है इसको समझिए, क्योंकि अंतर आगे इस हिसाब से आपको लिखवाता हूँ। अंतर के हिसाब से दोनों को साथ साथ समझा देंगे। पहला है निस्तापन, और दूसरा है भर्जन। अगर आपको ये पूछ ले कि कार्बन अपचन विधि द्वारा धातु सांद्रित अयस्क को धातु ऑक्साइड में किस प्रकार परिवर्तित करते हैं, उत्तर क्या लिखेंगे, निस्तापन द्वारा और भर्जन द्वारा। अब इन दोनों ये विद्या क्या, इसको अध्ययन कर, मैं अलग पॉइंट समझाता हूं। नंबर 1,
यह विधि उन्हीं अयस्कों के लिए प्रयुक्त होती है जो कार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड या जल योजित होते हैं। यानी कि जैसे FeCO3, ZnCO3, Fe2O3, 3H2O, यानी ये ऐसे अयस्क हैं जो कार्बोनेट, जल योजित या हाइड्रोक्साइड के रूप में पाए जाते हैं। उन अयस्कों के निष्कर्षण में कौन सी विधि काम में लाते हैं? निस्तापन। नंबर और जबकि भर्जन उन अयस्कों के लिए प्रयुक्त होती है जो क्या होते हैं? सल्फाइड के रूप में होते हैं। एक समझ के पहला पॉइंट कि निस्तापन विधि का उपयोग उन अयस्कों के लिए करते हैं जो कार्बोनेट, जल योजित या हाइड्रोक्साइड होते हैं, जैसे ये लिख दिए। जबकि भर्जन विधि का उपयोग उन अयस्कों के लिए करते हैं जो केवल सल्फाइड के रूप में ही होते हैं। नंबर 2, निस्तापन में अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में और कम ताप पर गर्म करते हैं। वायु की अनुपस्थिति यानी O2 की अनुपस्थिति और कम ताप, वायु की एब्सेंस में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं ताकि वो पिघल, ऐसा करने से वो ऐसे पिघल, गलनांक से नीचे गर्म करते हैं। वायु की अनुपस्थिति में अयस्क को गलनांक से नीचे गर्म करते हैं। जबकि भर्जन क्या होता है? ये वायु की O2 की उपस्थिति में करीब 800 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म, वो अधिक ताप होता है। वायु की उपस्थिति और 800 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर इसमें गर्म कर, ताकि इसमें रासायनिक परिवर्तन हो जाए। या इस प्रक्रम में रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, केवल भौतिक, जैसे जल है वो नमी के रूप में निकल जाता है, या जो सल्फर है वो SO2 के रूप में निकल जाता है। यानी कि नंबर 3 हो जाएगा कि इस प्रक्रम में अयस्क में उपस्थित नमी वो तो जलवाष्प के रूप में, और कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 गैस के रूप में निकल जाती है। और ऐसा क्या हो जाता है? रंध्र में छिद्रित हल्का हो जाता है। यहाँ अयस्क में जो सल्फाइड अयस्क है वो वायु द्वारा आसानी से SO2 में ऑक्सीकृत हो जाते हैं, जैसे ना PbO2 प्लस SO2। इसी प्रकार Cu2S प्लस 3O2, Cu2O प्लस 2SO2। यानी कि जो वायु की इसमें प्रेजेंस है, भर्जन में असांद्रित अयस्क को वायु की प्रेजेंस में गर्म करते हैं तो वायु के द्वारा ये जो सल्फाइड है वो SO2 के रूप में परिवर्तित हो जाता है और गैस के रूप में निकल जाता है। पीछे क्या बचता है? धातु का क्या बचता है? धातु का ऑक्साइड बचता है, जैसे गैलेना से लेड ऑक्साइड, कॉपर सल्फाइड से Cu2O। इस प्रकार, और तो ये इसमें अंतर आया था एक नंबर का, कम से कम 2 अंतर आप इसमें दे देंगे। और चाहो तो इसमें इसकी भी समीकरण दे दो, जैसे FeCO3 जब गर्म करें वायु की एब्सेंस में FeO प्लस CO2। इसी प्रकार Fe2O3 3H2O जल है वो वाष्प के रूप में दिखा देंगे। हालांकि समीकरण की जरूरत नहीं है, आपसे आपको 1 नंबर का अंतर पूछा था, 2 पॉइंट हो जाएंगे। नंबर 1 सुन लीजिए, निस्तापन
प्रक्रम में उन सांद्रित ऐसकों का उपयोग करते हैं जो कार्बोनेट और जल योजित तथा हाइड्रोक्साइड के रूप में होता है। कार्बोनेट, जल योजित और हाइड्रोक्साइड ऐसकों के लिए वर्जन में केवल सल्फाइड ऐसकों का उपयोग होता है, जैसे CuS, ZnS, FeS। नंबर 2, निस्तापन प्रक्रिया वायु की अनुपस्थिति में होती है, जबकि वर्जन वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर होती है। नंबर 3, निस्तापन में ऐसक में उपस्थित नमी H2O के रूप में, कार्बोनेट CO2 के रूप में वाष्पित हो जाते हैं, जबकि वर्जन में ऐसक वायु के द्वारा ऑक्सीकृत होकर धातु ऑक्साइड में तथा सल्फाइड है वो SO2 के रूप में बाहर निकल जाता है। चौथा, दोनों की दो समीकरण दे दो, ये 4 अंतर इसमें हो जाएंगे। एक बात ध्यान रखना कि दोनों के लिए जो भट्टी है वो क्या लेते हैं, परावर्तनी भट्टी का उपयोग। अब ये पूछ लेते हैं कि निस्तापन और वर्जन दोनों जो प्रक्रम है किस भट्टी में होते हैं, परावर्तनी भट्टी में होते हैं। ध्यान क्या रखते हैं, जब निस्तापन इसको क्या करते हैं, वायु नहीं डालते हैं इसके अंदर, वायु की एब्सेंसी में होती है, जबकि वर्जन में क्या होता है, वायु की उपस्थिति में। इसका डायग्राम किताब में दिया हुआ है, वो डायग्राम आराम से आप बना लेंगे, बुक में दिया हुआ है। परावर्तन भट्टी का इसको परीक्षा में मिलता है 6 डायग्राम एक आ जाता है, इसलिए यहाँ परावर्तन भट्टी का नामांकित चित्र आप स्वयं बना लेंगे। उसके बाद है, ये पूरा हो जाए, उसके बाद है, पहला क्या था कि सांद्रित ऐसक का ऑक्साइड में परिवर्तन। अब दूसरा है ऑक्साइड का धातु में अपचन या परिवर्तन। इसके लिए क्या लेते हैं हम, प्रगलन। यानी कि जो हमने 2 बातें बताई थी आपको, कौन कौन सी, एक पहला था सांद्रित ऐसक का धातु ऑक्साइड में परिवर्तन, उसमें 2 विधियां आ गई, वर्जन और निस्तापन। अब क्या करना है कि ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड को धातु प्राप्त करना है, इसका नाम दिया गया है प्रगलन। तो आप हेडिंग डाल दीजिए नंबर 2 प्रगलन। नंबर 2 प्रगलन। इस प्रक्रम में धातु ऑक्साइड को धातु में परिवर्तित किया जाता है, किसकी सहायता से, कार्बन की सहायता। यानी कि धातु ऑक्साइड में कार्बन और गालक मिलाकर वात्या भट्टी में गर्म करते हैं, इसकी जो क्या कहते हैं, प्रगलन। नोट कर लीजिए, वर्जित या निस्तापित ऐसे जो हमने ऐसा को ऑक्साइड में चेंज कर लिया, उसमें गालक को कार्बन मिलाकर गर्म करते हैं, इसे क्या कहते हैं, प्रगलन। इसके लिए भट्टी जो काम में लाते हैं उसे क्या कहते हैं, वात्या भट्टी। ये नोट कर लो इस परिभाषा। वर्जित या सांद्रित ऐसक में कोक और गालक मिलाकर गर्म करते हैं तो कार्बन के अपचन के द्वारा धातु प्राप्त होती है, इस क्रिया को प्रगलन कहते हैं। प्रगलन क्रिया के लिए भट्टी का उपयोग करते हैं, वो क्या होती है, वात्या भट्टी। तो इसका डायग्राम भी किताब में दिया हुआ है, वात्या भट्टी। ये भी आप 2 डायग्राम बना लेंगे, बाकी आपको कल बताया जाएगा, क्योंकि इसलिए मैं बता दिया है कि बुक हमारे पास है, उसमें पहले बना लेंगे परावर्तन भट्टी, पहले ऊपर डायग्राम आज नीचे पहले लिखोगे प्रगलन, उसमें ये वात्या भट्टी डायग्राम बना लेंगे, तो आपको कल आगे समझने में दिक्कत नहीं आएगी। आज का एपिसोड समाप्त।